अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है और जिसके पास अंधभक्ति होती है उसका विवेक शून्य हो जाता है और जिसका विवेक शून्य हो जाता है वह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि मानसिक गुलाम हो जाता है। नमस्कार साथियों, ये शब्द हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, जो ये बता रहे हैं कि एक समाज के लिए, एक देश के लिए, एक व्यक्ति के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा आपको केवल रोजगार नहीं देती है, यह आपके विवेक को जगाती है, ये आपको तर्क करने की क्षमता देती है और इंसान को समझदार और विद्वान बनाती है। मुद्दे को अगर समझने का प्रयास करें तो विषय का केंद्र है उत्तर प्रदेश सरकार की स्कूल मर्जर पॉलिसी। इस नीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश के 50 से कम संख्या वाले प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूलों को अधिक संख्या वाले स्कूलों के साथ मर्ज यानी कि विलय कर दिया जाएगा। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जिसमें 5,000 स्कूल बंद किए जा चुके हैं। सरकार का तर्क यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक क्षेत्र विशेष में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलप करेंगे और बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन फैसिलिटी मिल पाएगी। और सरकार का दूसरा तर्क यह है कि ज़्यादा संख्या वाले स्कूलों में एक ही शिक्षक बहुत सारे बच्चों को एक ही समय में पढ़ा पाएगा और उससे होगा क्या, जो शिक्षकों की कमी थी उसको मैनेज किया जा सकेगा। मतलब आप समझिए कि शिक्षकों की नई भर्ती नहीं की जाएगी, उसी में से शिक्षकों को मैनेज करके पूर्ति कर ली जाएगी, स्कूलों को बंद करके शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी। लेकिन इसमें सवाल ये भी उठता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ ज़्यादा बेहतर होगी, जहाँ एक शिक्षक कम बच्चों को पढ़ाएगा या एक शिक्षक ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएगा। बहुत निश्चित है कि कम बच्चों की संख्या में एक एक बच्चे की मानसिक एवं शैक्षणिक क्षमता को मॉनिटर और डेवलप किया जा सकेगा, क्योंकि समाज का, देश का एक एक बच्चा भविष्य के एसेट्स के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए। जो एजुकेशन कॉम्प्लेक्स गांव के एक बड़े स्कूल में बनाए जा रहे हैं वही किसी गांव के एक छोटे से स्कूल में भी डेवलप किए जा सकते हैं। लगातार प्रयासों के बाद एटलीस्ट कुछ स्कूलों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो चुका था। अब आवश्यकता थी ह्यूमन रिसोर्स वाले फैक्टर पर मेहनत करने की। लेकिन सरकार का एक तर्क सरकारी और प्रशासनिक बजट को बचाने का भी है। लेकिन समझने वाली बात तो यह है कि एक विकसित ढांचे को छेड़कर एक नए तरीके से इन्वेस्ट करना, ये सरकार के खर्चे को और बढ़ा ही देगा। इस तरीके का प्रयास बहुत दूरगामी है और बच्चों के हिसाब से तो ये फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं। चलो मान लिया कि आपने थोड़ा बहुत खर्चा बचा भी लिया, तो आपको ऐसा कौन सा फ़ायदा हो जाएगा जो उस जगह के बच्चों के भविष्य और विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों को भविष्य के लिए शिक्षित और समझदार बनाना है या चंद पैसों के लिए बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा देना। सरकार बजट की वजह से आज बच्चों का स्कूल बंद कर रही है, कल को बच्चों का मिड डे मील वाला खाना भी बंद कर देगी और फिर जो फ्री किताबें मिलती हैं, यूनिफॉर्म मिलती है, ये भी बंद कर दिया जाएगा। अब साथियों, सवाल तो बहुत हैं कि नेताजी के खर्चों से क्या हमारा बजट इफेक्ट नहीं होता है। और नेताजी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जब नेताजी आते हैं तो उनकी आवभगत में इतने बड़े मंच लगा दिए जाते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनसे हमारा बजट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बजट खराब होता है तो बच्चों के जो भविष्य बनाने वाली एक प्रणाली है शिक्षा, उसमें अगर पैसा सरकार डालेगी तो उससे सरकार का बजट बिगड़ जाएगा। साथियों, जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो संत गाडगे बाबा की ये बात हमेशा याद रखना कि शिक्षा के लिए आपको अपनी थाली बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ में रख के खाओ, लेकिन पढ़ो। इसमें सरकार का एक फ़ायदा और है कि सरकार चाहती कैसे भी करके शिक्षकों की जो गिनती है उसको सरप्लस पहुंचा दो। चलो हमने मान लिया ये भी जायज़ है कि आपको ज़्यादा शिक्षक भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, खर्च ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उनके वेलफेयर पर, उनकी सैलरी पर जो पैसा खर्च होता है वो आपका बच जाएगा। लेकिन मूलभूत समस्या शिक्षकों की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एजुकेशन की जो दिक्कत है वो ये है कि शिक्षकों को एजुकेशन के अलावा, बच्चों को पढ़ाने के अलावा और सारे काम करवाना, उनमें उलझा के रखना। जब आप मान लो इलेक्शन आता है, जनगणना होती है, तो यही शिक्षक आपका बहुत अच्छे से काम करते हैं। इन्हीं शिक्षकों से प्रशासन बहुत अच्छे से आउटपुट निकाल लेता है। लेकिन जब बात शिक्षा की आती है तो वो प्रशासन, वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, वो सब सरकार की नीतियाँ कहाँ चली जाती हैं। शिक्षक तो वही है जो इलेक्शन में ईमानदारी से काम कर रहा है,
और आपके जनगणना में भी ईमानदारी से काम कर रहा है, शिक्षा के समय पे वो शिक्षक ईमानदारी से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या ये सरकार और प्रशासन की लापरवाही नहीं है? देखिए साथियों, शिक्षक क्वालिफाइड हैं, अगर इनको अच्छे से ट्रेंड किया जाए तो ये अच्छा शिक्षण कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात तो बिल यानी कि नियत की है, हम इसको करना भी चाहते हैं या नहीं। ड्रॉप आउट रेट भी कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोचिए, जब एक गांव में स्कूल था तब तो बच्चे वहाँ जा नहीं पाते थे, अब वही माँ बाप 3-4 किलोमीटर अपने बच्चे को कैसे पहुँचा पाएंगे? हो सकता है इससे ड्रॉप आउट रेट कम भी हो जाए, क्योंकि एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या ही कम हो जाएगी, तो ड्रॉप आउट लेगा कौन? सरकार का ये स्टंट बहुत ही हास्यास्पद है कि एक स्कूल में बच्चों की संख्या कम है तो इसको एक बड़े स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। कल को सरकार ये भी कहने लगेगी कि इस फला गांव में पलायन के कारण लोगों की संख्या कम हो गई, इसको एक काम करो दूसरे बड़े गांव में मर्ज कर दो। ये भी तो सरकार कह सकती है कि हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते, हम इतना बर्डन नहीं झेल सकते, तो इस गाँव को उठा के बड़े गाँव में मर्ज कर दो। 12th फेल मूवी में विक्रांत मैसी का एक फेमस डायलॉग है जो आज के नेताओं की नीयत को उजागर करता है कि गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पर चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इन नेताओं का वोट बैंक है, जो धर्म और जाति के नाम पर वोट देते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो इन नेताओं के लिए बड़ी समस्या होती है। RT एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन। इसमें संविधान प्रत्येक बच्चे को अधिकार देता है कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था उसको निःशुल्क होनी चाहिए, और सरकार का ऐसा करना सरकार का कर्तव्य है। स्कूल मर्जर तो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है, क्योंकि एक बच्चा तो निकलेगा अपने घर से और स्कूल पहुंच जाएगा, वहीं दूसरे बच्चे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, घंटों वो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करता रहे। और बच्चों को अगर सिर्फ बेसिक एजुकेशन पाने के लिए ही इतना एंगेज होना पड़ेगा तो उनको फिर अपनी लाइफ में फ्री टाइम कैसे मिलेगा? वर्तमान में बच्चों के प्रति क्राइम रेट वैसे ही डरावनी है, तो अपने गाँव से बाहर जाना सुरक्षित एहसास कैसे करा पाएगी? और ये बात स्पेशली लड़कियों के लिए। और बहुत सारे प्रयास करने के बाद लड़कियों का जैसे तैसे एडमिशन रेट बढ़ रहा था, और अब स्कूल के लिए लड़कियों का दूर जाना पेरेंट्स को फिर से डिमोटिवेट कर सकता है। बच्चों की सुरक्षा और बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये एक मुख्य समस्या है। समाज के पिछड़े और गरीब वर्ग की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है। लोग गांव में स्कूल होने के बावजूद भी बच्चों को मुश्किल से स्कूल भेजते थे, लेकिन अब बच्चों को स्कूल के लिए इतने दूर ले जाना ये अपने आप में एक बड़ी समस्या हो जाएगी। और बहुत हद तक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स मजबूरन अब अपने बच्चे का दाखिला गांव के प्राइवेट स्कूल में करवाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी पढ़ाई लिखाई ही बंद कर दें। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो ये तो बिल्कुल मॉल की तरह होती है, जिस स्कूल की जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग वो उतना ज़्यादा पॉपुलर। इन प्राइवेट स्कूलों में दाखिला बच्चे की प्रतिभा से नहीं होता है, पिताजी की सैलरी स्लिप से होता है। आज के समय में प्राइवेट स्कूल ज्ञान के मंदिर नहीं रहे हैं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। और प्राइवेट स्कूलों में आपको बच्चे की शिक्षा के अलावा वो सब मिलता है जो शायद एक अच्छे मॉल में भी मिलता है। आप बच्चों की टी शर्ट खरीद लीजिए, बच्चों के लोवर खरीद लीजिए, आप स्कूल से पेन लीजिए, स्कूल के नाम की पेंसिल लीजिए, बुक्स और यानी कि नोटबुक्स भी आपको स्कूल के नाम की मिल जाएगी, यानी कि सब कुछ स्कूल ही बेच रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब शिक्षा 2.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन जाए तो यह बच्चों के भविष्य को संवारना है या बिजनेस करना, पैसा कमाना? सवाल यह भी है कि भारत का राइट टू एजुकेशन क्या सिर्फ कागजों में मजाक बनकर रह गया है? आज से 47 साल पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 74% थी। आज भी सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 50% से ज़्यादा है। तो क्या सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाना 50% से अधिक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? ये सवाल धार्मिक, सांप्रदायिक या जातिगत नहीं है, ना ही ये किसी वर्ग विशेष से जुड़ा हुआ है, बल्कि एक समाज, एक देश और उसके आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है। यदि आज बच्चों पर, उनकी शिक्षा पर थोड़ा खर्च करना बर्डन लग रहा है, तो कल बूढ़े होकर हम भी उनको ऐसा ही प्रतीत हो सकते हैं। हमारा देश वर्षों की गुलामी से आगे निकलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारा समाज उस परिपक्वता में नहीं पहुंचा है कि बेसिक एजुकेशन के लिए इतना संघर्ष किया जा सके। हो सकता है कि कम कमाने वाला व्यक्ति डीमोटिवेट होकर
बच्चों को पढ़ाने का विचार ही छोड़ दे। और यह भी आउटकम हो सकता है कि लोकल लेवल पर प्राइवेट संस्थाओं को फेवर करने के लिए सरकारी परिवहन वाले वाहनों को जानबूझकर लेट लपेट और अव्यवस्थित किया जाए। हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन सब संत महात्माओं की तरह नहीं होते। यदि आज हम हमारी शिक्षा नीति की समीक्षा और सुधार के बारे में सोच पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का प्रयास ही था जिसने हमें इतना सक्षम बनाया। अभिभावक, शिक्षकों और विद्वानों से यही निवेदन है कि हो सकता है सरकार उस तरीके से चीज़ों को विजुलाइज नहीं कर पा रही हो जो हम ग्राउंड लेवल पर विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेहतर है कि अपने प्रतिनिधियों, अपने नेताओं, अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से मिलकर अपनी समस्याओं से उनको अवगत करवाएं, जिससे कि सरकार अपने निर्णय की समीक्षा कर सके। आखिर में कुछ पंक्तियों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली और बहुत कुछ मुफ्त में देंगे, लेकिन मुफ्त में शिक्षा कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि शिक्षा से विवेक आता है और विवेकवान व्यक्ति सवाल पूछने लगता है। मेरी इन पंक्तियों पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।